भावेश को इस हालत में पड़ा देखकर दामोदर के हाथ पांव फूल गए। वो चौंक गया कि ये सब क्या हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए वो कपड़े कमरे के अंदर फेंके और दौड़कर भावेश को संभाला। भावेश हिचकियां ले रहा था और खून की उल्टियां कर रहा था। उसका पूरा शरीर तप रहा था और पूरे बदन में कंपकपी छूटी हुई थी। भावेश की हालत देखकर दामोदर डर गया। उसने जोर से सुगंधा को आवाज लगाई जो पीछे काम कर रही थी। आवाज सुनकर सुगंधा दौड़कर आती है और भावेश को इस हालत में पड़े देखकर वो रोने लगती है। दुखी होने का नाटक करती हुई सुगंधा भावेश को उठाने में दामोदर की मदद करती है और उसको दामोदर के कमरे में पलंग पर लिटा देते हैं। दामोदर दौड़कर पानी लेकर आता है और भावेश का मुंह साफ करता है। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। हड़बड़ाकर दामोदर ने अपना मोबाइल उठाया और गांव के वैद्य जी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। या तो वैद्य जी अभी उठे नहीं थे या फिर वो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में चले गए होंगे। दामोदर के चेहरे की हवा उड़ने लगी। भावेश की हालत देखकर वो खुद भी कांप उठा। अचानक से इस तरह से हालत का खराब हो जाना आश्चर्यजनक भी था। सुगंधा ने कमरे में अपने कपड़े देखे तो चौंक गई। उसे लगा कि ससुर को पता चल गया है, लेकिन अभी पूरा तो पता नहीं होगा, इसलिए मौका देखकर वो उन कपड़ों को साइड में करने लगी। पैरों से उसने कपड़ों को चारपाई के नीचे खिसका दिया ताकि ससुर का ध्यान उस पर न पड़े। हालांकि उसे पता नहीं था कि उन कपड़ों को लेकर पूरी रात दामोदर बहुत कुछ सोच रहा था। इतना तो उसे पता चल गया था कि उसके ससुर ने उन कपड़ों को देख लिया है, लेकिन अभी उनको छुपाकर वो अपने ससुर का ध्यान कपड़ों पर से हटाना चाहती थी। 2-4 मिनट बाद दामोदर ने फिर से वैद्य जी को फोन लगाया। इस बार वैद्य जी ने फोन अटेंड कर लिया। दामोदर ने घबराते हुए वैद्य जी से बात की और भावेश के बारे में बताया। वैद्य जी ने भी तुरंत आने को कहा और कॉल काट दिया। सुगंधा अभी वहीं खड़ी थी। दामोदर भावेश का हाथ पकड़े हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे की तरह दामोदर की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वैद्य जी के आने से पहले वो कर भी क्या सकता था। भावेश कातर आंखों से अपने पिता की तरफ देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था। करीब 10-15 मिनट में वैद्य जी घर पर आए और उन्होंने भावेश को देखा, नब्ज टटोली, ब्लड प्रेशर नापा और उसके बाद दामोदर से मुखातिब हुए। शर्मा जी, ऐसा लगता है कि इसके सीने पर चोट आई हुई है, जिस वजह से ये ब्लड निकल रहा है। कुछ कमजोरी भी महसूस हो रही होगी। मैं अभी तो कुछ ट्रीटमेंट कर देता हूँ। अगर 1-2 घंटे में कुछ फर्क पड़े तो ठीक है, नहीं तो उसको बड़े अस्पताल में ले जाऊं। और जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 घंटे का भी इंतजार मत करो। अभी मैं इतना ट्रीटमेंट कर दूंगा कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बड़े अस्पताल में दिखाना जरूरी है। जल्दी ही आप अस्पताल पहुंच जाओ। लेकिन चोट कैसे लगी? अभी तो आधे घंटे पहले मैं उसको जगा कर आया हूँ, मेरे से बात कर रहा था। इतना कह रहा था कि सर में दर्द हो रहा है, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है, लेकिन चोट तो नहीं लगी थी। अभी अचानक यहाँ बाहर बैठे हुए ही गिर गया। शायद कोई पहले की चोट होगी, अब उसने असर दिखाया होगा। ऐसा भी हो सकता है। कई बार अंदर से ब्लॉकेज होने पर ब्लड प्रेशर से नसें फट जाती हैं। मैं अभी दर्द कम होने का इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ एनर्जी के लिए भी, लेकिन आप इनको बड़े अस्पताल में ले जाइए। यहाँ गांव में इनका इलाज नहीं हो सकता है। जी वैद्य जी, अभी तो आप कुछ दवाइयाँ दे दीजिए, इसको लेकर मैं शहर जाता हूँ। वैद्य जी भावेश को 2 इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ 1-2 टैबलेट देते हैं खाने के लिए। उसके बाद वापस चले जाते हैं। दामोदर को समझाकर कि भावेश को घर पर रखना ठीक नहीं है, तुरंत अस्पताल ले जाओ। दामोदर वैद्य जी के जाते ही गाड़ी वाले को फोन करता है और करीबन आधा घंटे में एक गाड़ी दामोदर के घर के पास आकर रुकती है। सुगंधा और दामोदर भावेश की गाड़ी में बैठकर शहर के बड़े अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। हालांकि सुगंधा को पता था कि भावेश को क्या हुआ है, लेकिन दामोदर को पता नहीं था और सुगंधा बता भी नहीं सकती थी। करीब आधे घंटे बाद शहर के बड़े अस्पताल में वो लोग पहुंच गए। सुबह सुबह का समय था तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तुरंत भावेश का चेकअप हुआ और उसको एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर ने दामोदर को बताया कि भावेश के सीने की कोई नस फट चुकी है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए पहले उसका चेकअप और कुछ ट्रीटमेंट होगा। माथा पकड़ के दामोदर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ घूंघट से मुंह ढके हुए सुगंधा बैठी हुई थी।
उधर गांव में विजेंद्र और गजराज दोनों सरपंच कार्यालय में बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे थे और शाम की पहरेदारी के लिए योजना बना रहे थे। भैया, ठीक तरह से सोच समझ के इस योजना को अंजाम देना है। अगर आज वो डायन गांव के अंदर घुसी तो हर हाल में उसे पकड़ना होगा, तभी ये सिलसिला खत्म होगा। अगर वो हर बार हमारे हाथों से बचती रही तो फिर उसकी ताकत बढ़ेगी और हमारे लोग निराश हो जाएंगे। विजेंद्र, तू ठीक कह रहा है। कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमारे चंगुल में फंस जाए। और रात को तो तू यहाँ नहीं था, मैंने भी गलती कर दी थी। लोगों को पहरेदारी पर लगाकर मैं घर चला गया था। अगर उस वक्त मैं वहां होता तो शायद मैं भी कोशिश करता उसको पकड़ने की। लेकिन चलो, वो बात तो बीत गई। किंतु आज हमें सतर्क रहकर उसको पकड़ना ही है और वो आएगी पक्का, ये भी तय है। हाँ भैया, उसको तो आना ही है, क्योंकि उसका काम है तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी अपना काम पूरी चौकसी के साथ करना होगा। उस रतनवास गांव के लिए क्या सोचा है? तू ऐसा बता रहा था कि उनके अनुसार वहां कोई बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि ये समस्या वहां से हमारे गांव में आई है। तो अगर हम उस गांव में ही उस डायन को पकड़ लें तो इसके लिए कोई आइडिया दिमाग में आ रहा है क्या? हाँ भैया, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। हमें अपने कुछ 15-20 आदमियों को वहां भेजना होगा जो रात को छानबीन कर सके। लेकिन कल रात मैं भी फंस गया था, इसलिए वहां जाने वाले लोग हिम्मत वाले भी होने चाहिए और दिमाग वाले भी, जो किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल कर आ जाए। मैंने कुछ ऐसे आदमियों को बुलाया है, अभी आते ही होंगे। उनको समझा कर भेजेंगे। दिन में भी वो गांव की निगरानी करेंगे और रात में भी। फिर देखते हैं कि आगे क्या परिणाम आता है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। चलो ठीक है, फिर पहले तो अपने गांव के सभी घरों में सूचना पहुंचाते हैं और उसके बाद उन लोगों को समझाकर वहां भेजेंगे। पापा जी के पास चलकर कुछ और विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं शायद उनके पास कोई अलग आइडिया होगा। उनका अनुभव हमसे ज्यादा है तो वो कुछ बेहतर बता सकते हैं। हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो फिर योजना के अनुसार बाकी तो काम करते हैं। गजराज और विजेंद्र सिंह दोनों गांव के राउंड पर निकल जाते हैं और 10-15 लड़कों को इकट्ठा करके उनको ये काम दे देते हैं कि वो गांव के हर घर में जाकर रात की पहरेदारी का आदेश सुनाए। उसके बाद वो मंदिर की तरफ चले और ठाकुर साहब के पास जाकर बातचीत करने लगे। मंदिर में ही सबने सुबह का नाश्ता किया और उसके बाद वो सब बैठ करके आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगे। तभी ठाकुर साहब का मोबाइल बजा। हवेली से उनके पास कॉल आया था। बात करते ही ठाकुर साहब के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और ये देखकर विजेंद्र और गजराज दोनों चिंतित हो गए। क्या हुआ पापा? फोन पर बात करते ही आप इस तरह टेंशन में क्यों आ गए? किसका फोन था? बताइए, क्या बात हो गई? तुम्हारी माँ का फोन था। बच्चा अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और अपने आप चल भी रहा है। इतने कम दिन का बच्चा कैसे चल सकता है? तुम जरा दौड़कर घर जाओ और देखो कि माजरा क्या है।